हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि हाउ कैन वी अप्लाई एम्पियर्स लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन सर्टेन केसेस ऑफ सिमेट्री एंड व्हाट मेथड इज़ यूज्ड। इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, हमें अगर कैलकुलेशन करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, कैलकुलेशन ऑफ बी यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप समझें तो, क्योंकि एम्पियर्स लॉ तो आपको बी डॉट डी एल की वैल्यू देता है। अब एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल की वैल्यू देता है, इससे अगर आपको बी कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट थिंग इज दैट बी शुड कम आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। नाउ बी इंटीग्रेशन के बाहर कब आएगा? जब आप एक ऐसा एम्पीरियन लूप बना पाएं जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो सिमेट्री से, और साथ साथ थीटा एंगल जो कि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में बनता है वो भी सेम हो। तो ध्यान रखिए, इसमें देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप 1 में तो हम क्या करें, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्पेस यूजिंग राइट हैंड रूल। ध्यान रखिए, एम्पियर्स लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। देन सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग गई है तो एक एम्पीरियन लूप ऐसे कंस्ट्रक्ट करें, कंस्ट्रक्ट एन एम्पीरियन लूप so that everywhere B is either parallel or perpendicular to DL वेक्टर। इससे क्या होगा बच्चों, जहां पर कुछ जगह पर B और DL वेक्टर के बीच में एंगल 90 होगा वो तो वैनिश हो जाएंगे, और जहां पर B और DL वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा वहां पर B और cos 0 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो इक्वेशन 1 आपकी जो कन्वर्ट हो जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी B इंटू कॉस थीटा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अगर मैं ये मान लूँ कि हर जगह पर थीटा सेम है और थीटा की वैल्यू मान लीजिए 0 डिग्री है, तो सिमेट्री से बी हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए एम्पीरियन लूप में, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए कि या तो बी और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो या 90 डिग्री हो। अगर सेम नहीं है हर जगह पर, कुछ जगह पर अगर सेम नहीं है तो वहाँ पर फिर एंगल 90 डिग्री हो, जिससे कि वहाँ बी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब बी और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा तो केवल इंटीग्रेशन डीएल बचेगा, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, और इंटीग्रेशन डीएल आपका क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। इस इक्वेशन को अप्लाई करके आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि लॉन्ग वायर हमें गिवन है और उस लॉन्ग वायर में हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट पर। तो ज़रा ध्यान दें, मैं यहाँ पर एक सिचुएशन ले रहा हूँ कि एक लॉन्ग वायर कंसीडर हम कर रहे हैं। इस लॉन्ग वायर में करंट डेंसिटी हमें J दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी रेडियस R है, करंट डेंसिटी अगर J माना जाए तो J विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर। तो हम J की टर्म्स में अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे तो अगर करंट I दिया होगा तो उसकी टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट का मतलब है हम एक पॉइंट ले रहे हैं जिसका डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस से रेडियस से कम है। तो अगर हम सेंट्रल एक्सिस इसकी शो करें तो यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमको पता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्टेप 1 क्या था, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। डायरेक्शन हमें पता है कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है
ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इन बोथ द केसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं। सो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर है तो कैसा एम्पीरियन लूप बनाएं जिससे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल 0 आ जाए? तो बहुत सिंपल सी चीज़ दिमाग में आती है कि एक सर्कल बना दिया जाए, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्कुलर लूप, तो हर पॉइंट पर थीटा एंगल 0 हो जाएगा और सिमेट्री से उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम भी हो जाएगा बच्चों। तो मैंने यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बना दिया। फॉर दिस एम्पीरियन लूप हम अगर दिस इज एन एम्पीरियन लूप, इस एम्पीरियन लूप के लिए अगर हम बी डॉट डी एल लिखना चाहें बच्चों, तो अब आप क्या कह सकते हैं कि बी इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है, बिकॉज सिमेट्री से हर पॉइंट पर सेम है। और बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल के लिए आपको पता है, मैं किसी भी डायरेक्शन में एम्पीरियन लूप पर एरो लगा दूं तो ये इंटीग्रेशन की डायरेक्शन हो जाती है। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज एरो लगा दिया और मुझे पता है कि इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में हर जगह एंगल क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ b इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू इंटीग्रेशन डीएल, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड। बस इससे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि हम चाहते थे मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आए और वो आ गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, b इंटू इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज में करंट पर यूनिट एरिया जे है और इसके अंदर सर्कुलर लूप का एरिया कितना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल करंट जो इस लूप से पास हो रहा होगा वो जे इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सिंपल है, सबको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, पाई खत्म हो जा रहा है, एक आर कैंसिल हो जा रहा है और हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है उसमें बी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? म्यू नॉट बाय 2 जे आर। म्यू नॉट बाई 2 जे आर हमें क्लियर बता रहा है कि ऐसे केस में अगर r इक्वल टू 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, हमें ऑलरेडी पता है और यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि फॉर r इक्वल टू r मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा और फिर ये इंक्रीज होता जाएगा प्रोपोर्शनल टू r। और मैक्सिमम कहाँ पर होगा बच्चों? मैक्सिमम r इक्वल टू कैपिटल R पर होगा। तो b जो होगा वो अगर मैं देखूं सरफेस पर कितना होगा, तो सरफेस पर b की वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू कैपिटल R हो जाएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की देखें वायर की वजह से। वेक्टर फॉर्म में एक इसको अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, तो आपको इसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ही ध्यान रखना चाहिए, मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा। तो बी इन मतलब r लेस देन r की मैं बात कर रहा हूं। तो वेक्टर फॉर्म में आप जो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे वो आप ध्यान रखेंगे म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस r। जे क्या हुआ? करंट डेंसिटी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और r रेडियस वेक्टर हो गया, उस पॉइंट का एक्सिस से मिलाएंगे तो वो रेडियस वेक्टर हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस r वेक्टर फॉर्म में हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किसी पॉइंट पर पता लग जाता है। ओके बच्चों, स्टेप 1 सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? फिर स्टेप 2 में हम एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं और उस एम्पीरियन लूप पर बी डॉट डी एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटसाइड पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो हम क्या करते वो भी देख लेते हैं। आउटसाइड पॉइंट के लिए r ग्रेटर देन r की मैं बात कर रहा हूँ। इस केस में भी सिंपल वही है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है वायर में और हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं आउटसाइड पॉइंट पर। तो अब ऐसे केस में एक एम्पीरियन लूप बना लें रेडियस r का, और इस पर एरो जो है वो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बस फर्क कितना होगा बच्चों कि बी डॉट डी एल जो हम लिखेंगे उसमें b इंटू 2 पाई आर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी,
राइट हैंड साइड में अब केवल म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज जो आएगा वो आई एनक्लोज केवल वायर के अंदर अंदर है। अब ऐसे केस में करंट केवल वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, 0 से R तक तो है नहीं, तो हमें केवल वो वाला करंट लिखना है जो कि वायर के अंदर अंदर वाला करंट है। तो ये करंट कितना आ जाएगा, B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट J इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल वायर। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं, पाई कैंसिल हो रहा है बस, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है B इक्वल टू म्यू नॉट J R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। तो आप देख सकते हैं कि बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं R इक्वल टू कैपिटल R पर देखूं सरफेस पर, तो B सरफेस पर कितना आ रहा है, म्यू नॉट J R बाय 2। आप देख सकते हैं यहाँ से भी म्यू नॉट J R बाय 2 ही आया था B सरफेस पर, इनसाइड वाले फॉर्मूले को लगाया था, और आउटसाइड वाले फॉर्मूले पर भी B सरफेस पर कितना आ रहा है, म्यू नॉट J R बाय 2 ही आ रहा है। इससे आपको क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस इज कंटिन्यूअस, B एट सरफेस इज कंटिन्यूअस। अगर ये बराबर नहीं होते तो डिसकंटिन्यूअस होता। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी जब मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। देन दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर J क्रॉस R। J क्रॉस R लिख दिया तो नीचे एक R और लिख दिया, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है वेक्टर फॉर्म में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ ऑफ B वर्सेस R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो आप देख सकते हैं बच्चों ऐसे केस में एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं फ्रॉम एक्सिस, और वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। तो सेंटर पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, फिर प्रोपोर्शनल टू R इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम कहाँ पर आ जाता है, ये R इक्वल टू R पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था, म्यू नॉट J R बाय 2। और बाहर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R डिक्रीज होता है और इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाता है। तो बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R डिक्रीज हो रहा है और इन्फिनिटी पर जाकर ये 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर है, B इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ वायर। और आपको जो भी मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा वायर की वजह से बच्चों, वो 2 पॉइंट्स पर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि म्यू नॉट J R बाय 4, इसका हाफ, ये कितने डिस्टेंस पर होगा, तो आप देख सकते हैं इसके लिए 2 वैल्यूज आएंगी, एक R1 पर और एक R2। दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट J R बाय 4 ही होगा। इनसाइड वाले पर अगर आप निकालना चाहेंगे कि R1 कितना होगा, तो आपको पता है कि म्यू नॉट J R बाय 4 इक्वल टू इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, म्यू नॉट J X बाय 2, तो दिस इक्वल टू म्यू नॉट J R1 बाय 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं R1 इक्वल टू R बाय 2 आ गया। R बाय 2 पर ही हाफ होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है। और अगर आउटसाइड पॉइंट पे बच्चों अगर हम ये निकालते, तो आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देते, आउटसाइड पर ये आया था म्यू नॉट J कैपिटल R स्क्वायर बाय 2R, तो म्यू नॉट J कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 R2 हो जाता है ये आउटसाइड पॉइंट पर। और इसको हम कितने के बराबर रख देते, म्यू नॉट J R बाय 4। इससे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं और क्या बच रहा है, J कैंसिल हो गया, एक R कैंसिल हो गया, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, और R2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 2R।
तो 2r पर भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे आर बाई 4 होगा और r1 इक्वल टू r बाई 2 पर भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे आर बाई 4 होगा। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी इसमें, सम अप करें अगर फटाफट। तो पहली चीज़ ये कि अगर आपको एम्पियर्स लॉ लगाकर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है तो पहले सिमेट्री से एक ऐसा एम्पीरियन लूप बनाएं जिसमें हर पॉइंट पर या तो मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर के बीच में एंगल 90 हो या 0 हो। ऐसा एम्पीरियन लूप बनाने के बाद आप बी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वायर के लिए हमने क्या क्या सीखा, वायर के लिए हमने सीखा कि अंदर ये प्रोपोर्शनल टू आर इंक्रीज होता है, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिक्रीज होता है। यहाँ पर ये करेक्ट कर लें, इसको गलत लिखा हुआ है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिक्रीज होता है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है और अंदर ही प्रोपोर्शनल टू आर इंक्रीज होता है। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है। और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो 2 पॉइंट्स पर होगा। वो 2 पॉइंट्स निकालने के लिए इनसाइड पॉइंट पर निकालना है तो इनसाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आउटसाइड पॉइंट पर निकालना है तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान